जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त चेतन विस्पुते। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सर्कुलर नंबर 167/23/2021। ये सर्कुलर इश्यू किया गया था 17 दिसंबर 2021 के दिन। अब इस सर्कुलर में क्लियरिफिकेशन दिया गया है कि जो रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड करने वाले जो लोग हैं वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उस केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर की क्या लायबिलिटी रहेगी और रेस्टोरेंट सर्विस जो प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी क्या लायबिलिटी रहेगी। तो सबसे पहले जो काउंसिल की मीटिंग थी 45th मीटिंग, उसमें रेस्टोरेंट सर्विस को 9(5) के अंदर नोटिफाई कर दिया गया था। 9(5) के अंदर वो सर्विस आती है जहां पर ई कॉमर्स ऑपरेटर को टैक्स पे करना होता है। अब ये नोटिफिकेशन इश्यू होने के बाद, नोटिफिकेशन नंबर 17/2021 इश्यू होने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन खड़े हो गए लोगों के माइंड में, इसलिए क्लियरिफिकेशन आया। पहला क्लियरिफिकेशन, would e-commerce operator have to still collect TCS in compliance with section 52 of the CGST Act? तो सेक्शन 52 के तहत ई कॉमर्स ऑपरेटर को टीसीएस भी कलेक्ट करना होता है। और अब रेस्टोरेंट सर्विस 9(5) के अंदर भी आ गई है, क्या दोनों सेक्शन लगेगी? तो उसका आंसर दिया गया है, एज रेस्टोरेंट सर्विस हैज बीन नोटिफाइड अंडर सेक्शन 9 subsection 5 of the CGST Act, the e-commerce operator shall be liable to pay GST on restaurant service provided with effect from 1st January 2020 through e-commerce operator. Accordingly, the e-commerce operator will no longer be required to collect TCS and file GSTR8 in respect of restaurant services on which it pays tax in terms of section 9 subsection 5. So आंसर आ गया कि ई कॉमर्स ऑपरेटर को टीसीएस कलेक्ट नहीं करना है, सिर्फ जीएसटी पे करना है और जीएसटीआर 8 जो है वो फाइल करने की जरूरत नहीं रहेगी इन रिस्पेक्ट ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस। अदर कोई सर्विस है तो जीएसटीआर 8 ई कॉमर्स ऑपरेटर को वहां पर लगेगा। On the other hand, goods and services supplied through e-commerce operator which are not notified under 9 subsection 5, e-commerce operators will continue to pay TCS in terms of section 52 of CGST Act in the same manner at the present. So 9(5) में अगर नहीं है गुड्स एंड सर्विसेज जो ई कॉमर्स ऑपरेटर प्रोवाइड कर रहा है तो वहां पे टीसीएस लगेगा और 9(5) की जो सेक्शन है वो नहीं लगेगी। अगला क्वेश्चन है, would e-commerce operator have to mandatorily take separate registration with respect to supply of restaurant services? भाई जो रेस्टोरेंट की सर्विस सप्लाई कर रहे हैं उसके लिए ई कॉमर्स ऑपरेटर को नया रजिस्ट्रेशन लेना है। सो आंसर है नो, कोई नया रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, जो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है वहां पर ही रिटर्न फाइल करना है। तीसरा, would the e-commerce operator be liable to pay tax on supply of restaurant service made by the unregistered business entity? अब सपोज करो कोई रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड नहीं, रेस्टोरेंट है जो रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, जैसे जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया या उबेर ईट्स हो गया, वहां पर वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो उस केस में जीएसटी किसे पे करना है? क्योंकि रेस्टोरेंट जो है वो तो अनरजिस्टर्ड है क्योंकि उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर है वो, तो उस केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर को जीएसटी पे करना है। सो आंसर है यस, ई कॉमर्स विल बी लायबल टू पे जीएसटी ऑन एनी रेस्टोरेंट सर्विसेज सप्लाइड थ्रू देम इंक्लूडिंग बाय एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। अगला है, what would be the aggregate turnover of person supplying restaurant service through e-commerce operator? So जो पर्सन सप्लाई कर रहा है, जो सर्विस दे रहा है, उसके टर्नओवर का क्या होगा, क्या उसके टर्नओवर में काउंट होगा? सो आंसर दिया गया है, इट इज क्लियरिफाइड दैट एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ अ पर्सन सप्लाइंग रेस्टोरेंट सर्विस थ्रू e-commerce shall be computed as defined in section 2 subsection 6 of the CGST Act and shall include the aggregate value of the supplies made by restaurant through e-commerce. Accordingly, for threshold consideration or any other purpose in the act, the person providing restaurant services through e-commerce shall account such service in his aggregate turnover. सो सिंपल चीज है, पेमेंट जो है जीएसटी का वो ई कॉमर्स करेगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर करेगा, बट मैं रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं तो वो मेरा ही टर्नओवर में काउंट होगा।
चाहे वो एग्रीगेट टर्नओवर के कैलकुलेशन करना है या तो और भी जहां पर टर्नओवर कैलकुलेशन करने की बात आती है एक्ट के अंदर, उस पर्पस के लिए। तो सिंपल चीज है, रेस्टोरेंट वाले का टर्नओवर वो काउंट होगा। अगला क्वेश्चन है, कैन द सप्लाईज ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर बी रिकॉर्डेड एज इनवर्ड सप्लाई ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर दैट इज लायबल टू रिवर्स चार्ज इन जीएसटीआर 3B? सो इसका सिंपल आंसर है नो। ये ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए इनवर्ड सप्लाई नहीं है, इसलिए वो जीएसटीआर 3B में इनवर्ड सप्लाई लायबल फॉर रिवर्स चार्ज में रिपोर्ट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, would e-commerce operator be liable to reverse the proportional input tax credit on his input goods and services for the reason that input tax credit is not admissible on restaurant services? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या जो जैसे रेस्टोरेंट सर्विस होती है उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलती है, क्या ई कॉमर्स ऑपरेटर को भी जितना प्रोपोर्शन में वो सर्विस थी उसका आईटीसी रिवर्स करना है? तो एकदम सिंपल आंसर है नो। यहाँ पर ई कॉमर्स ऑपरेटर को कोई भी जो आईटीसी है वो रिवर्स नहीं करनी है, क्योंकि ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए अपने आप में एक अलग सर्विसेज है। मैं सीधा यहाँ पे कंक्लूजन पे पहुंच जाता हूँ। इट मे ऑल्सो बी नोटेड दैट ऑन रेस्टोरेंट सर्विस ई कॉमर्स शेल पे द एंटायर जीएसटी लायबिलिटी इन कैश। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है उसको पूरा का पूरा जीएसटी कैश में पे करना है और वो आईटीसी यूज नहीं कर सकता है। और जहां तक आईटीसी रिवर्सल की बात थी तो ई कॉमर्स ऑपरेटर को वो रिवर्सल एप्लीकेबल नहीं होगा। अगला है, कैन ई कॉमर्स ऑपरेटर यूटिलाइज इट इनपुट टैक्स क्रेडिट टू पे टैक्स विद रिस्पेक्ट टू रेस्टोरेंट सप्लाईज थ्रू ई कॉमर्स? तो यहाँ पर आंसर था कि नो, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है उसको कैश में ही पेमेंट करना है जीएसटी की लायबिलिटी का। इसीलिए आप देख सकते हो जोमेटो और स्विगी है या जो उबेर ईट्स है, इन लोगों के ऊपर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, उनका कंप्लायंस बर्डन बढ़ेगा। वुड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर बी टैक्स एट 5% विदाउट आईटीसी? क्या सर्विस जो रेस्टोरेंट सर्विस है उसके अलावा बाकी की जो सर्विस है वो उसके ऊपर 5% टैक्स लगेगा विदाउट आईटीसी? तो आंसर है, e-commerce operator is required to pay GST on services notified under section 9 subsection 5 beside the services other supplies made on his own account. On any other supply that is not notified under section 9 subsection 5 that is supplied by a person through e-commerce operator liable to pay GST continues as such, supplier in e-commerce shall continue to pay TCS on such supply. तो इसका सिंपल आंसर हो गया कि 9(5) के अंदर अगर सर्विसेज नोटिफाइड नहीं है, सर्विस या तो गुड्स नोटिफाइड नहीं है, तो जैसा पहले था वैसा करना है। जो सर्विस या गुड्स प्रोवाइड कर रहा है वही पर्सन को जीएसटी का पेमेंट करना रहेगा और जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है उसे टीसीएस कलेक्ट करना रहेगा अंडर सेक्शन 52। इसीलिए यहाँ पर जो 5% विदाउट आईटीसी वाला जो है वो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा। अगला है, वुड रेस्टोरेंट सर्विसेज एंड गुड्स और सर्विसेज अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज सोल्ड बाय रेस्टोरेंट टू अ कस्टमर अंडर द सेम ऑर्डर विल बिल्ड डिफरेंटली, हु शैल बी लायबल फॉर रेजिंग इनवॉइसेस इन सच केस? ये क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। सपोज करो कोई रेस्टोरेंट सर्विसेज है, रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर है, वो रेस्टोरेंट सर्विस और उसके साथ में और दूसरी कोई सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है कस्टमर को एट द सेम टाइम थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। उस केस में क्या रहेगा? सो कंसीडरिंग दैट द लायबिलिटी टू पे जीएसटी ऑन सप्लाईज अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज थ्रू द ई कॉमर्स ऑपरेटर एंड अदर कंप्लायंस अंडर द एक्ट including issuance of invoices to customer continues to lie with the respective supplier and the e-commerce operator is being liable only to collect tax, that is TCS, on such supplies. It is advisable that e-commerce operator raise a separate bill on restaurant service in such cases where e-commerce operator provide other supplies to customer under the same order. सिंपल चीज है, अगर रेस्टोरेंट सर्विस के अलावा अदर कोई सर्विसेज रेस्टोरेंट जो सर्विस प्रोवाइडर है वो प्रोवाइड करता है जो 9(5) के अंदर नहीं है, तो उस केस में सेपरेट बिल रेज होगा। ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है वो रेस्टोरेंट सर्विसेज प्रोवाइडर के ऊपर एक बिल रेज करेगा और
जो सर्विस प्रोवाइडर है या गुड्स सप्लायर है वो उतने पोर्शन का अलग से कस्टमर के लिए बिल देगा और वहां पर जीएसटी की लायबिलिटी जो रहेगी वो सर्विस प्रोवाइडर या सप्लायर ऑफ द गुड्स की रहेगी। और रेस्टोरेंट वाला सर्विस वाला जो पार्ट है उसकी लायबिलिटी ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर रहेगी। फिर है who will issue invoice in respect of restaurant services supplied through e-commerce operator whether by restaurant or whether by e-commerce operator। So इसका आंसर है the invoices in respect of restaurant service supplied through e-commerce operator under section 9(5) will be issued by e-commerce operator। यहाँ पर जो invoice है वो कौन देगा? वो e-commerce operator देगा, रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर वाला नहीं देगा। अगला है clarification may be issued as regard reporting of restaurant service values and tax liability etc in GST return। अब क्वेश्चन आता है जीएसटी रिटर्न में किस तरह से रिपोर्टिंग किया जाए। So a number of other services are already notified under section 9 subsection 5 in respect of such services e-commerce operator are presently paying GST by furnishing detail in GSTR 3B। The e-commerce operator may on service notified under section 9 subsection 5 of the CGST Act including on restaurant service provided through e-commerce operator may continue pay GST by furnishing detail in GSTR 3B। तो e-commerce operator वाले जो रहेंगे वो GSTR 3B से इसकी जो लायबिलिटी वो डिस्चार्ज करेंगे। Beside e-commerce operator may also for the time being furnish a detail of such supplies restaurant services under section 9 subsection 5 of table in table 7A और टेबल 4A of GSTR 1। तो GSTR 1 का जो टेबल 4A ये रहेगा, सॉरी ये इसके लिए नहीं, GSTR ये रहेगा ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए। GSTR 1 का जो टेबल 4A रहेगा उसके अंदर वो रिपोर्टिंग करेंगे। अब रेस्टोरेंट वाले वो कहाँ रिपोर्ट करेंगे? रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग रेस्टोरेंट सर्विस थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर अंडर सेक्शन 9 subsection 5 will report such supplies of restaurant services made through e-commerce operator in table 8 of GSTR 1 and table 3(1)(c) of GSTR 3B for the time being। अभी के लिए जब तक और कुछ नोटिफाई नहीं होता है तब तक के लिए जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो GSTR 3B में और 1 में कहां पर इसका रिपोर्टिंग करेंगे? तो GSTR 3B का टेबल 3.1C यानी कि ये वाला जो फर्स्ट टेबल आता है वहां पर 3(1) और ये C अदर आउटवर्ड सप्लाई नील रेटेड और एग्जेम्प्ट, ये वाले जो टेबल है इसमें GSTR 3B में रिपोर्टिंग करना है। और 1 के लिए टेबल 8 यानी कि ये वाला डिटेल ऑफ क्रेडिट और डेबिट नोट वाला अदर देन रिवर्स चार्ज इन रिवर्स चार्ज, ये वाले टेबल के अंदर GSTR 1 के लिए रिपोर्टिंग करनी रहेगी फॉर द टाइमिंग जब तक और कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाता या कोई गाइडलाइंस नहीं आ जाती। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।